दोस्तों आप सभी के लिए फिर से इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है जो कि क्या है समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं समस्या क्या है, समस्या समाधान किसे कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग को देख चुके हैं, मेथड्स को देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फैक्टर्स, इट मीन्स कारक को देखने जा रहे हैं। कारक में क्या क्या गई है महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा वो देखते हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर बताया क्या है, फैक्टर्स में आखिर क्या है। मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि कोई ऐसे कारक है जिनका समस्या समाधान पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। ऐसे कारकों में निम्नलिखित प्रमुख हैं। वो कौन कौन से हैं प्रमुख? पहला पॉइंट है कार्यात्मक अटलता, फंक्शनल फिक्स्डनेस, मानसिक वृत्ति, मेंटल सेट, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, समस्या का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। पांचवा पॉइंट है दुश्चिंता, एंजाइटी। छठा पॉइंट क्या है? तो अवधान, विस्तार, स्पैन ऑफ अटेंशंस, उद्भवन, इंक्यूबेशंस, विक्षिप्तीकरण, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये जो 8 पॉइंट है हम लोग फैक्टर में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए इसी के बारे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और थोड़ा डिटेल से और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि कार्यात्मक अटलता किसे कहते हैं समस्या समाधान में। कार्यात्मक अटलता से समस्या समाधान में बाधा होता है। कार्यात्मक अटलता से तात्पर्य किसी वस्तु के एक विशेष उपयोगिता या कार्य के बारे में एक अटल विचार या चिंता से होता है, जिसके कारण व्यक्ति उस वस्तुओं का उपयोग दूसरे ढंग से समस्या समाधान में नहीं कर पाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यात्मक अटलता में वस्तु का कोई विशेष उपयोग या कार्य का एक जटिल प्रारूप धारण कर लेता है, जिसके कारण व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग हमेशा उसी ढंग से करता है। यदि समस्या या स्वरूप ऐसा होता है कि वहाँ उस वस्तु को नए ढंग से कार्य रूप देने हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल पाती। स्पष्टता कार्यात्मक अटलता से यह भी पता चलता है कि व्यक्ति के गत अनुभूति मतलब पास्ट एक्सपीरियंस किस तरह से किसी समस्याओं के समाधान में बाधा करता है या बाधा उत्पन्न करता है। समस्या समाधान में कार्यात्मक अटलता की इस महत्व को किसने किया है? कार्यात्मक अटलता को तो डंकर 1945 का नाम कार्यात्मक अटलता में स्पष्टता दिखलाया है। इनके प्रयोग में 2 समूह हैं, जो कि पहला है प्रयोगात्मक समूह और दूसरा है नियंत्रित समूह। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कार्यात्मक अटलता में 2 पॉइंट बताया गया है, प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रण समूह। प्रयोगात्मक समूह के 3 छोटे छोटे कार्ड बोर्ड बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें एक में दिया शलाई की काठी, दूसरे में मोमबत्ती, तीसरा में कील रखी गई है। और नियंत्रित समूह में यह भी 3 वैसे ही कार्डबोर्ड दिए गए हैं, परंतु वे खाली। इसके अलावा अन्य सभी दिया शलाई मतलब माचिस की तिल्ली या काठी कहें तो, मोमबत्ती तथा कुछ कील दिए गए हैं, परंतु बॉक्स में नहीं रखे हुए थे। दोनों समूहों के सामने एक ही समस्या था कि मोमबत्ती को दीवार पर इस तरह से रखना था कि सीधा खड़ी अवस्थाओं में जलता रहे। इसी प्रकार जलती हुई मोमबत्ती को खड़ी स्थिति में स्थिर कर लिया जाएगा। इस बॉक्स को 2 काठी पर रखकर उन काठियों को दीवार में अटका दिया जाएगा। परिणाम में यह भी देखा गया कि प्रयोगात्मक समूह के समस्याओं के समाधान में नियंत्रित समूह की अपेक्षा अधिक कठिनाई हुई है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्यात्मक अटलता। अटलता में बाधा भी उत्पन्न हुआ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि है मानसिक वृत्ति। मानसिक वृत्ति में कहा गया है जब व्यक्ति किसी समस्याओं का समाधान करता है तो उसमें एक खास तरह की मानसिक वृत्ति मतलब मेंटल सेट उत्पन्न हो जाती है, जो समस्या समाधान का नया तरीका पहले से ही अधिक सुलभ। मेंटल सेट किसे कहते हैं? तो मेंटल सेट का भी प्रभाव समस्याओं के समाधान पर पड़ता है। जब व्यक्ति किसी समस्याओं का समाधान करता है तो उसमें एक खास तरह की मानसिक वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जो समस्या समाधान करता को किसी दूसरी समस्या समाधान में भी वही तरीका अपनाने की प्रेरणा देता है। हालांकि इस समस्याओं के समाधान का नया तरीका पहले से ही अधिक सुलभ एवं सरल रहता है। इस तरह की मानसिक वृत्ति में समस्या समाधान में बाधा पहुंचती है। उसी हम लोग क्या कहेंगे? तो उसी हम लोग क्या कहेंगे? तो मानसिक वृत्ति कहेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। यहाँ पे कहा गया समस्या समाधान की उपयुक्त प्रविधियों में प्रशिक्षण देकर समस्या समाधान को आसान बनाया जा सकता है। समस्या समाधान करने की प्रशिक्षण दी गई है मतलब ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें उन्हें समस्या समाधान के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचना दिखलाई देता है। उसे हम लोग प्रशिक्षण में बहुत सारी ऐसी चीज़ आते हैं जिसे हम लोग सीखकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो कि क्या है? समस्या का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रॉब्लम। समस्या का स्वरूप आखिर है क्या? समस्या स्वरूप
समस्याएं जो होती है दो प्रकार की होती है, एक स्पष्ट समस्या होती है, एक स्पष्ट होती है। स्पष्ट में यह होता है कि उसमें एक ऐसी होती है जो कि स्पष्ट होती है, जो कि क्लियर पता चलता है कि उसमें समस्या समाधान कैसे किया जाए, और एक अस्पष्ट होती है, उसमें कुछ अस्पष्ट समस्या समाधान स्पष्ट समस्या समाधान की तुलना में कठिन होती है। अस्पष्ट समस्या समाधान व्यक्ति कर ही नहीं पाता है। सच्चाई यह है कि कुछ विशेष युक्तियां या उपयोग को अपनाकर, जैसे ऐसी समस्याएं मौलिक अवस्था लक्ष्य अवस्था मौलिक अवस्थाओं को लक्ष्य अवस्थाओं में बदलने वाले नियमों को संचित मतलब स्ट्रक्चर्ड का बहुत हद तक उनका समाधान किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि दुश्चिंता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो एंजाइटी कहते हैं। आशा कर रही हूँ कि आप सबको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको पसंद आता हो और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाए। दुश्चिंता देखते हैं एंजाइटी। आखिर एंजाइटी है क्या? दुश्चिंता में समस्या समाधान में एंजाइटी का क्या कार्य है ये भी देखेंगे कि जब अधिक मात्रा में व्यक्ति में चिंतन उत्पन्न हो जाती है तो उसका असर समस्या समाधान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी समस्याओं के लिए व्यक्ति में साधारण स्तर की चिंतन आवश्यक है। इससे सचमुच में समस्या समाधान में एक तरह की मदद मिल जाती है, क्योंकि इससे समस्या समाधान की प्रेरणा प्रबल होती है, परंतु इसका स्तर बहुत अधिक होता है तो इससे समस्या समाधान में बाधा होने लगती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति में संज्ञानात्मक अन्यमनस्कता उत्पन्न होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, दुश्चिंता, एंजाइटी। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसके कारण एंजाइटी के कारण वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अवधान विस्तार। नाम से क्लियर पता चल रहा है कि अवधान विस्तार आखिर है क्या। स्पैन ऑफ अटेंशन। तो देखते हैं समस्या समाधान में व्यक्ति के अवधान विस्तार से भी प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति एक साथ समस्याओं के कई पहलुओं पर अवधान मतलब अटेंशन देने में असमर्थ हो पाता है, इससे यह समस्याओं का महत्वपूर्ण एवं महत्वहीन पहलुओं के बीच अंतर करने में सफल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में समस्या समाधान ठीक ढंग से करने में असफल होता है। परंतु यदि कुछ कारणों की वजह से समस्याओं के समाधान पहलुओं पर अक्सर नहीं दे पाता है तो इस तरह का अंतर्वाद नहीं कर पाता और ऐसी परिस्थिति में उसे समस्या समाधान में अधिक सफलता नहीं मिल पाती है, परंतु अपने विशेष प्रयास के बाद अवधान विस्तार की कुछ हद तक बढ़ा सकता और ऐसी स्थिति में उसे समस्या समाधान में कुछ और अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो क्या है, उद्भवन, इंक्यूबेशंस। उद्भवन को भी हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे और जानेंगे कि आखिर समस्या समाधान पर उद्भवन का भी प्रभाव पड़ता है क्यों। क्या व्यक्ति या जब व्यक्ति किसी समस्याओं का समाधान करते समय कुछ बिंदुओं पर अपने आप को असमर्थ पाता तो वह थोड़ी समय के लिए उस बिंदुओं पर से ध्यान हटाकर आराम करने लगता है। इस अवस्था में दो को उद्भवन कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि फैक्टर कारक से कारक का 8वां पॉइंट है, विक्षिप्तीकरण। इसमें कहा गया विक्षिप्तीकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसमें व्यक्ति को यह कहें तो एक साथ समस्या समाधान की सभी प्रभावित समस्याओं के बारे में बतलाने के लिए कहा जाता है। इस तरह की विक्षिप्तीकरण का फायदा यह है कि व्यक्ति द्वारा बताई गई विभिन्न समस्याओं में कुछ उत्तम समाधान निकल आते हैं, तो इस तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। विक्षिप्तीकरण के कारण ही बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो 40% तक विक्षिप्तीकरण के कारण ही अपनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। इसी प्रकार से आज हम अपने जो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या समाधान को प्रभावित करने वाले कारक को हम लोग देखें और समझें। इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप लोग को समझ में आ गया हो। इसी प्रकार से हम विदाई लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देखने के लिए धन्यवाद।